हाय, दिस इज विक्रम। वेलकम टू आरडी मैथ चार्जर। दोस्तों, आज हम मिरर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। हमने ऑलमोस्ट मिरर के 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं। यदि उनको आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां से उन दोनों पार्टों को आप देख सकते हो। जो आज मिरर में डिस्कस करने वाले हैं वो है समतल दर्पण। जैसे कि हमने शुरुआत में जाना होगा कि जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, वो 2 टाइप का होता है। उसमें एक तो होता है समतल मिरर, समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर भी कहा जाता है, और दूसरे वाला होता है गोलीय दर्पण। दूसरे वाला कौन सा होता है? गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण भी 2 टाइप का होता है। एक इसमें उत्तल आता है, एक उत्तल दर्पण कहा जाता है, और सेकंड कहा जाता है अवतल दर्पण। सेकंड कहा जाता है अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल जो दर्पण है, इनका ऑलमोस्ट हमने वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है आपको। प्लेलिस्ट में जाके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? समतल मिरर को। सबसे पहले बात तो हमारे पास ऐसे बनती है कि समतल मिरर कहा किसे जाता है। जैसे कि हमने गोलीय दर्पण में जाना होगा कि किसी भी गोले को काटकर बनाए जाने वाले जो दर्पण होते हैं उनको गोलीय दर्पण कहा जाता है। जैसे कि हमने इसको बीच में से काटा तो हमारे पास 2 सिचुएशन प्राप्त होती हैं, और एक तो हमारे पास ऐसे आती है कि इसके अंदर वाली सतह पे पॉलिश की जाए। सेकंड बात हमारे पास ऐसे आती है कि इसके बाहर वाली सतह पे लेप किया जाए। क्योंकि यदि हम किसी पारदर्शी शीशे के किसी दूसरे पृष्ठ पर लेप चढ़ा दी जाए किसी अपारदर्शी पदार्थ की, तभी वो दर्पण का रूप लेता है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के दर्पण बन गए। ऐसे वाला होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, जिसमें परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, और ऐसे वाला जो दर्पण होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, जिसमें परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसी हुई होती है। लेकिन बात अब हमारे पास ऐसे आती है कि हम समतल मिरर किसे कहते हैं। किसी भी पारदर्शी शीशे के दोनों तल सपाट हैं और उसके एक सतह पे यदि हम किसी अपारदर्शी पदार्थ की लेप चढ़ा देते हैं तो वो समतल दर्पण का रूप लेता है। जैसे कि उदाहरण के दौरान हम ऐसे उठाएं कि हमारे पास ही कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है हमारे पास, और इसके एक तरफ क्या चढ़ा हुआ होगा? अपारदर्शी पदार्थ का लेप चढ़ा हुआ होगा। चाहे आप इधर चढ़ाओ, चाहे इधर की किसी भी तरफ हमारे को एक तरफ अपारदर्शी पदार्थ की लेप चढ़ानी रहती है। और अपारदर्शी पदार्थ की लेप क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि ये तभी दर्पण का रूप लेता है। अब इस पे पॉलिश क्यों की जाती है? क्योंकि कांच जो होता है पारदर्शी, वो तभी ही अपारदर्शी बनता है जब हम उसके किसी भी एक पृष्ठ पर अपारदर्शी पदार्थ की लेप चढ़ा देते हैं। और ये अपारदर्शी पदार्थ का जो लेप होता है वो चांदी का हो सकता है, वो एल्यूमिनियम का हो सकता है, या किसी अन्य प्रकार का हो सकता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट बात ऐसे आती है कि समतल दर्पण की परिभाषा, वह दर्पण जिसके दोनों तल सपाट और सीधे हों। जैसे इसमें तो उभरे हुए थे, धसे हुए थे, लेकिन यदि हम समतल दर्पण को कॉल करें तो समतल दर्पण के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके दोनों तल क्या होते हैं? सपाट या सीधे होते हैं। वह दर्पण जिसके दोनों तल सपाट या सीधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं कि वह दर्पण जिसके दोनों तल सपाट हों उसे समतल दर्पण कहा जाता है। उसे समतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समतल दर्पण। अब यहां से आप जान भी पाए होंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, कि जिसके दोनों तल क्या हो? सपाट हो। और कोई सा भी दर्पण हो, वो दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करने वाला है। यह आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता रखना है कि वो किसी भी प्रकार का दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, सभी प्रकार के दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और परावर्तन के सिद्धांत पे क्यों काम करते हैं? क्योंकि सभी दर्पणों में एक ही पृष्ठ काम करती है। जैसे कि इसके 2 पृष्ठ है, तो इधर वाली पृष्ठ थी और एक उधर वाली पृष्ठ थी। इधर वाली पृष्ठ तो काम करना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि हमने इस पे क्या चढ़ा दिया? लेप चढ़ा दिया। तो इस पे कितनी पृष्ठ काम कर रही है? एक पृष्ठ काम कर रही है। यदि इसको उठाएं तो इसके भी 2 पृष्ठ हैं, तो इधर वाली पृष्ठ है, एक अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ हमने लेप चढ़ा दी तो अंदर वाली पृष्ठ काम करना बंद कर दी। अब काम कौन कर रही है? बाहर वाली उभरी हुई। इसकी बात करें तो इसमें भी 2 पृष्ठ हैं, एक तो अंदर वाली, एक बाहर वाली। बाहर वाली पे हमने लेप चढ़ा दी, काम कौन सी कर रही है? अंदर वाली।
तो आपको यहां से पता क्या रखना है, पता रखना है आपको कि सभी प्रकार के दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं और इनमें एक ही पृष्ठ काम करती है, जबकि लेंस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेंस हमेशा अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। किसके सिद्धांत पे काम करते हैं? अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं, क्योंकि लेंसों में दोनों पृष्ठ कारगर होते हैं, दोनों पृष्ठ कार्य करते हैं। तो आपको यहां से पता रखना है दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अक्सर आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में से पूछा जाता है कि दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, और लेंस किस सिद्धांत पे काम करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहां से उम्मीद करता हूं आप जान पाए होंगे इन्हीं चीजों को। नेक्स्ट बात देखते हैं हम किसकी, समतल दर्पण की। समतल दर्पण की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को वन बाय वन देखते हैं हम। चलो दोस्तों आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। आगे की बात को डिस्कस करते हैं, जैसे कि समतल दर्पण। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। समतल दर्पण, सबसे पहले तो हमने समतल दर्पण को क्या कहा कि इसकी दोनों तल क्या होती हैं, सपाट होती हैं। दोनों तल क्या होती हैं, सपाट होती हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम समतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम वन बाय वन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को उठाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा इसका, कि जो समतल दर्पण है ये वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनाता है। क्या बनाता है, सीधा बनाता है, कभी भी उल्टा नहीं बनाता है, और वस्तु की बराबर साइज का बनाता है। कैसा बनाता है, समतल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे सीधा कैसे, कि जैसे कि समतल दर्पण के सामने मैंने मार्कर को यूं रखा, तो इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो भी ऐसे ही बनने वाला है और बराबर साइज का बनने वाला है। तो समतल दर्पण वस्तु का कैसा बनाता है, सीधा चित्र बनाता है और बराबर बनाता है। कैसा बनाता है, बराबर बनाता है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि समतल जो दर्पण है, इस समतल दर्पण के सामने मान लो कि यहां कोई वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा ये वाला, और ये रखा हुआ है इसके 10 मीटर दूर रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनने वाला है, किसी भी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी हुई है उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूर बनने वाला है अंदर की तरफ। यानी कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर है उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में अंदर की तरफ उतनी ही दूरी पर बनने वाला है। तो इसका प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा, 10 मीटर दूरी पर बनेगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी हुई होती है, वस्तु दर्पण से जितने आगे है, दर्पण से जितनी आगे है, प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है। दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। तो आप समझ पाए होंगे इस चीज को, उतना ही पीछे बनता है, पीछे बनता है। तो आपने दो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट जान चुके हो, क्या कि समतल दर्पण वस्तु का सीधा और बराबर साइज का चित्र बनाता है, और समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु दर्पण से जितनी आगे रखी हुई है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनने वाला है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 मीटर दूरी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में अंदर की तरफ 10 मीटर दूर ही बनने वाला है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको बहुत बार एग्जाम्स में एग्जाम्पल के अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कि समतल दर्पण जो है, यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v वेग से आ रही है तो इस समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब, यदि समतल दर्पण के सामने मैं इस मार्कर को v वेग से लेके जाऊं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, मतलब डबल वेग से आता हुआ हमें प्रतीत होता है। यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटे की यदि चाल से कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने आ रही है तो उसका जो बनने वाला अंदर की तरफ जो प्रतिबिंब होता है वो हमें 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। होता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। एग्जाम्पल के अनुसार मैंने आपको यहां से क्या बताया
कि यदि 10 किलोमीटर वेग से हम समतल दर्पण के सामने चल रहे हैं तो प्रतीत कैसा होगा, अंदर की तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो डबल वेग से यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से। तो हमें यहां क्या लिखना है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु यदि v वेग से आ रही है, यदि v वेग से आ रही है तो प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, तो आपको एग्जाम्पल के अनुसार भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आ रही है तो उसका जो प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब किस तरह बिहेव होने वाला है, किस तरह दिखाई देने वाला है हमें। तो आपको बताना है क्या, डबल वेग से। यदि कोई वस्तु यहां से मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है तो हमें जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देगा, 10 मीटर पर सेकंड की वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आपने नेक्स्ट पहला पॉइंट सीधा और बराबर साइज का जाना होगा। नेक्स्ट आपने इसे जाना होगा कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतनी ही दूर बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई है। नेक्स्ट आपने जाना क्या कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु यदि v वेग से आ रही है तो प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। ये जो समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण वस्तुओं का आभासी चित्र बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब सर ये आभासी क्या होता है, इनको डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करने वाले हैं हम कि आभासी क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है, ऐसे सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले वाले यदि आपने दर्पणों का पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से उनको भी देखिएगा। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है, इस आभासी प्रतिबिंब का कौन निर्मित करता है, समतल दर्पण निर्मित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समतल दर्पण के उपयोग, कि समतल दर्पण का उपयोग हम डेली लाइफ में कहां करते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग पढ़ते हैं। पहला इसका उपयोग किया जाता है कहां, ड्रेसिंग जो टेबल होती है, इस ड्रेसिंग टेबल में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है जिसमें आप कंघी वगैरह जैसे मेकअप वगैरह में ऐसे काम में लेते हैं, वो कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। तो यहां से आपको क्या लिखना है कि ड्रेसिंग टेबल में इसका उपयोग किया जाता है, ड्रेसिंग टेबल में इसका उपयोग किया जाता है, टेबल में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग किया जाता है सड़कों के बड़े मोड़ों पर। अब सड़कों के बड़े मोड़ों पर कैसे किया जाता है, मान लो कि किसी सड़क पे एक अचानक मोड़ है, तो अचानक मोड़ पे यहाँ जो इसका मिड पॉइंट होता है, यहाँ एक बड़ा समतल मिरर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इधर से यदि कोई व्यक्ति आ रहा है और इधर से भी कोई व्यक्ति आ रहा है, ये वाला व्यक्ति v वेग से आ रहा है, तो इस वाले व्यक्ति को समतल दर्पण जो लगा हुआ है इसमें प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा और ये अपनी गति को क्या करेगा, धीमी करेगा। इसी प्रकार ये इधर वाला भी इसी प्रकार बिहेव करता है जैसे कि इसने किया। तो ये 2v वेग से होने के कारण इसका उपयोग कहां करता है, सड़कों के बड़े मोड़ों पर इसका उपयोग किया जाता है। सड़कों के बड़े मोड़ों पर समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिससे कि दुर्घटना होने से बचा जा सके। नेक्स्ट इसका उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में, इसमें किया जाता है पेरिस्कोप में किया जाता है। और नेक्स्ट किया जाता है इसका कहां, बहुरूपदर्शी में, बहुरूपदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपने बहुत से ऐसे मंदिर देखे होंगे, वहां समतल दर्पण छोटे छोटे लगे हुए होते हैं, उसमें बहुत सी इमेज बनती है हमारी। जैसे कि हम एक व्यक्ति खड़ा है तो उस एक व्यक्ति की हजारों इमेज बनती हैं, तो वहां किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बहुरूपदर्शी के रूप में समतल मिरर का उपयोग किया जाता है। तो आप उपयोग क्या क्या पढ़े, ड्रेसिंग टेबल में इसका उपयोग किया जाता है, सड़कों के बड़े मोड़ों पर इसका उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है और बहुरूपदर्शी में भी इसका उपयोग
किया जाता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पता रखना है इसका, क्या, इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण के सामने यदि ये 2 मीटर का है, ये जो मार्कर है, ये मार्कर कितने मीटर का है, मान लो कि 2 मीटर का है, और इस समतल दर्पण में इस 2 मीटर ऊंचाई के मार्कर का पूरा यदि हमें प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। यहां से एग्जाम्स में लास्ट ईयर जो रेलवे के पेपर लगे हुए हैं वहां से बहुत से इसी प्रकार के एग्जाम्पल आए हुए हैं कि यदि समतल दर्पण के सामने 5 मीटर ऊंचाई की कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की कम से कम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी हुई है, उसका यदि पूरा प्रतिबिंब बनाना है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की आधी ऊंचाई की होनी चाहिए, कम से कम आधी ऊंचाई की होनी चाहिए। तो यदि 2 मीटर का इसमें कब बन पाएगा, जब समतल दर्पण कितना मीटर होगा, 1 मीटर होगा, तब इसका पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे देखें कि समतल दर्पण के सामने, जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, समतल दर्पण के सामने 5 मीटर ऊंचाई की पेंसिल का दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए, दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दर्पण की कम से कम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो अब आपको यहां से क्या बताना था, इस एग्जाम्पल में आपको क्या पूछा हुआ है कि समतल दर्पण के सामने, मान लो कि ये कोई समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने यहां 5 मीटर ऊंचाई की कोई पेंसिल रखी हुई है। इस 5 मीटर ऊंचाई का पूरा प्रतिबिंब यदि हमें समतल दर्पण में देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, मैंने अभी आपको नोट में ऐसे बताया कि किसी भी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु का यदि हमें समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना होता है तो समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की कम से कम आधी ऊंचाई की होनी चाहिए। तो यहां हमारे पास क्या आता कि कम से कम दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए 2.5 मीटर, तभी ही इस पेंसिल का पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा। तो आप यहां से जान पाए होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिबिंबों को, कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रतिबिंब होते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से बहुत जल्द मुलाकात करता हूं। वीडियो में आप अंत तक बने होंगे तो सभी चीजें आपको 1 बाय 1 समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा से फिर से मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।